जब पीएम केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी की डिमांड इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पहुंचे तो सबको लगा कि शायद एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो हुआ वो किसी कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं था। कोर्टरूम में एक ऐसा मोमेंट आया जब सीजे सूर्यकांत अचानक भड़क गए। सवाल उठा कि क्या ये पिटीशन पीएम केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक जेन्युइन आवाज थी या फिर किसी और का हिडन एजेंडा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पीएम के फेवर में गया या ट्रांसपेरेंसी के डिमांड को सपोर्ट किया। चलिए पूरी कहानी आज के इस वीडियो में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, बात ऐसी है कि क्या ये पहला मौका था जहां पीएम केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे थे? तो बिल्कुल नहीं। अभी कुछ ही हफ्तों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी पीएम केयर्स से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई थी। वहां एक एक्टिविस्ट गिरीश मित्तल ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर पीएम केयर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे टैक्स एग्जेम्पशन फाइल्स और इंटरनल अप्रूवल्स। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था और मैटर दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। और हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस DK उपाध्याय और तेजस करिया शामिल थे, ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि इवन अगर पीएम केयर्स फंड को एक पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट लिंक्ड एंटिटी माना भी जाए, तब भी उसका राइट टू प्राइवेसी कंप्लीटली खत्म नहीं होता। अब जहां ये जजमेंट काफी क्रिटिसाइज भी हुआ था, वहीं आते हैं सीजे सूर्यकांत के सामने पेश हुए मामले पर। अब ये पूरा मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से शुरू हुआ जो एक आम आदमी ने फाइल की थी। पिटीशन फाइल करने वाले थे लुधियाना के एक क्लोथ ट्रेडर, होजरी का बिजनेस करने वाले एक व्यक्ति, जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास थी। पिटीशन का टॉपिक था पीएम केयर्स फंड में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की डिमांड। अब कोर्ट में बेंच थी सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, R महादेवन की। नॉर्मली PILs में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लीगल प्रेसिडेंट साइड किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हियरिंग शुरू हुई तो CJI को कुछ अजीब लगा। सबसे पहला सवाल CJI ने सीधा पिटिशनर से पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप काम क्या करते हो। जब पिटिशनर ने कहा कि वो 12th पास है और होजरी गुड्स का ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, तो CJI ने अगला सवाल पूछा कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में कितना टैक्स पे करते हो। जब जवाब में आया कि ₹5.25 लाख टैक्स दिए गए थे पिछले साल, तो ये सब सुनने के बाद CJI का शक बढ़ गया, क्योंकि जो पिटिशन फाइल हुई थी उसमें लीगल लैंग्वेज यूज हुई थी, वो किसी एक्सपीरियंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की ड्राफ्टिंग जैसी लग रही थी। तभी CJI ने एक सार्कास्टिक कमेंट किया जो कोर्टरूम में सबको सरप्राइज कर गया। कहा कि बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधा लुधियाना से चल के आ गए। मतलब एक आम व्यक्ति बिना किसी लीगल बैकग्राउंड के सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गया, और वो भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करके। ये बात कोर्ट को सस्पिशियस लग रही थी और इसी सस्पेशन के चलते CJI ने पिटिशनर को एक और चैलेंज दे दिया। कहा कि मैं आपका एक एग्जाम करवाऊंगा यहाँ, अगर आपका उसमें 30% भी आ गया तो मैं मान लूंगा कि पिटिशन आपने बनाई है। जिसके बाद CJI ने पिटिशन में लिखे एक फ्रेज का मीनिंग पूछ लिया, फिड्यूशियरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स। अब ये फ्रेज सुनते ही पिटिशनर चुप हो गया। वो इसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब CJI ने तुरंत कमेंट किया कि सिद्धू साहब, ये तो आपने कागज पर लिख रखा है, किसी वकील ने आपको लिख के दिया है। अब कोर्ट का सस्पेशन ऑलमोस्ट कंफर्मेशन में बदल चुका था कि शायद कोई और इंसान या ग्रुप इस पिटिशन के पीछे है और पिटिशनर सिर्फ एक फ्रंट फेस है। अब कोर्ट ने फिर पिटिशनर को वार्न किया कि अगर सच नहीं बताया गया कि पिटिशन किसने ड्राफ्ट की है, तो उनके ITR डिटेल्स अटैच करने का डायरेक्शन दिया जा सकता है और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को भी इन्वॉल्व किया जा सकता। ये एक सीरियस वार्निंग थी, क्योंकि इसका मतलब था कि मैटर इन्वेस्टिगेशन तक जा सकता है। लेकिन पिटिशनर अपनी बात पर टिका रहा और बोला कि उन्होंने किसी लॉयर की एडवाइस नहीं ली। उन्होंने कहा कि आई डू नॉट हैव फेथ इन एनी एडवोकेट। साथ ही ये भी बोला कि उन्होंने पिटिशन ड्राफ्टिंग में AI टूल्स का इस्तेमाल किया है। कहा कि एक टाइपिस्ट मिस्टर दास ने उनकी हेल्प की थी और लॉयर हायर करने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो टाइपिस्ट है उनको 4 जैकेट्स गिफ्ट करी थी, वो ₹1000 पर आवर मांग रहे थे। अब कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो टाइपिस्ट मिस्टर दास भी बेंच के सामने अपीयर करे। इस पॉइंट पर कोर्टरूम का एनवायरनमेंट काफी टेंस हो चुका था और इशू सिर्फ पीएम केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बल्कि ये भी था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस मिसयूज हो रहा है। फाइनली बेंच ने पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अपने रिटन ऑर्डर में कोर्ट ने काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए। ऑर्डर में कहा गया कि द पिटिशनर हैज फाइल्ड द पिटिशन विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज इंडल्ज्ड इन मेकिंग वेग, वाइल्ड, फ्रिवलस एंड स्कैंडलस एलिगेशंस। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पिटिशनर एक स्मॉल ट्रेडर है जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 है और जो टर्मिनोलॉजी पिटिशन में यूज हुई है वो उनके लेवल से मैच नहीं करती। ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया कि द टोन एंड मैनर, एक्सप्रेशंस, टर्मिनोलॉजी एंड द सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रिंसिपल कैन नॉट बी द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द पिटिशनर। मतलब कोर्ट का क्लियर कंक्लूजन था कि पिटिशन किसी और ने ड्राफ्ट की है और पिटिशनर सिर्फ एक प्रॉक्सी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो इस बात की डीपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। बेंच ने लिखा कि हाउएवर वी डू नॉट डीम इट नेसेसरी टू होल्ड अ रोविंग इंक्वायरी एंड फाइंड आउट द पर्सन बिहाइंड फाइलिंग दिस पिटिशन। इसलिए कोर्ट ने सिंपली पिटिशन डिसमिस कर दी। पिटिशनर को वार्निंग दे दी कि फ्यूचर में ऐसे फ्रिवलेस केसेस फाइल ना करें। पिटिशन डिसमिस करते वक्त सीजे सूर्यकांत का एक और रिमार्क काफी वायरल हो गया। उन्होंने पिटिशनर को कहा कि जाओ लुधियाना में 2-3 और सर्टर बेचो, जिन लोगों का काम है ऐसी पिटिशन फाइल करना वो नुकसान कर देंगे और आपका कॉस्ट लगवा देंगे। इस रिमार्क का सिंपल मतलब था कि अगर आप किसी और के कहने पर ऐसे केसेस फाइल कर रहे हो तो कोर्ट आप पर हैवी कॉस्ट लगा सकता है और आपका ही नुकसान होगा। पर व्यूअर्स, अगर इसी के बीच हम दिल्ली हाईकोर्ट के उस केस के जजमेंट पर जाए जहां पे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात हुई थी, तो उस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने रिमार्क दिया था कि द mere fact that an entity may be a state or perform certain public functions does not automatically strip it of privacy protections recognized under the RTI framework। मतलब ये था कि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच एक लीगल बैलेंस बनाना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 138 टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है, इसलिए हर इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट समझना बेहद ज़रूरी था कि जब से पीएम केयर्स फंड मार्च 2020 में क्रिएट हुआ था तब से कई आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल हुई है जिसमें डोनर्स की आइडेंटिटी, कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स, एक्सपेंडिचर डिटेल्स और बेनिफिशियरी लिस्ट जैसे रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने रिपीटेडली ये स्टैंड लिया है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और डोनर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। तो इन सारे मामले में सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक पीआईएल को डिसमिस कर दिया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी का डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये इशू कोर्ट्स में अलग अलग फॉर्म्स में उठता रहेगा क्योंकि एक तरफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है और दूसरी तरफ डोनर कॉन्फिडेंशियलिटी और लीगल प्राइवेसी प्रोटेक्शंस। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।